हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सारे के सारे ठीक ही होंगे। तो बेटा आज हम नया अध्याय शुरू करना है, अध्याय 4 द्विघातीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा वीडियो को सबसे पहले तो बता दूँ पूरा देख लेना, क्योंकि ये बोर्ड के मद्देनज़र बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको करके जाना है और इसको ढंग से सीखना भी है, ताकि आप इसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओ। तो अब हम शुरू करते हैं अपना द्विघातीय समीकरण। तो सबको याद होगा कि द्विघातीय बहुपद क्या था, क्योंकि अध्याय 2 में हम पढ़ के आए हैं कि बहुपद क्या होते हैं। उसमें हमने एक बहुपद पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होता था, उसे हम क्या कहते थे, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, इसे देख के शायद आपको कुछ याद आ जाएगा। ये वाली चीज़ द्विघातीय बहुपद होती है, क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है, द्विघात। ये क्या होता था, रैखिक समीकरण। ये क्या हुआ, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो हम जब इसे शून्य के तुल्य कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, समीकरण। अच्छा, तो इसके पीछे कुछ कहानियाँ भी रखी हुई हैं। द्विघातीय समीकरण आया कैसे, इसके मूल कैसे निकाले गए और ये सब। तो अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही सर्वप्रथम द्विघातीय समीकरणों का हल किया था। मतलब इसका हल किया बेबीलोन वासियों ने। बेबीलोन पहले एक जगह हुआ करती थी, वहाँ के लोगों ने इसका हल खोजा था। उदाहरण के लिए वे जानते थे कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग और गुणनफल दिया गया हो। यानी कि दो संख्याओं का अगर योग और गुणनफल दिया गया है तो कैसे उन संख्याओं को ज्ञात किया जाए, वो उन्हें पता था। दूसरी चीज़, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए एक ज्यामितीय विधि विकसित की। हम वर्तमान शब्दावली में उसे द्विघातीय समीकरण हल कहते हैं। यानी कि ये ज्यामितीय विधि द्वारा हल किया गया चीज़ था। यहाँ पर देखिए, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाइयाँ ज्ञात करने के लिए एक ज्यामितीय विधि विकसित करी, जिसे हम वर्तमान शब्दावली में द्विघातीय समीकरण हल कहते हैं। अच्छा, इसमें भारत का भी बड़ा व्यापक नाम आता है, ब्रह्मगुप्त, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ माने गए हैं पुराने जमाने में। तो ब्रह्मगुप्त ने भी ax² प्लस bx इक्वल टू c के रूप में द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए एक स्पष्ट सूत्र दिया था, जिससे हम द्विघातीय समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार श्रीधराचार्य जी ने भी एक सूत्र प्रतिपादित किया था, जिसे अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं, यानी कि द्विघातीय सूत्र के नाम से जानते हैं। इनके बारे में बेटा हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़नी है आगे चैप्टर में। तो ये याद रखिएगा कि भारत का भी बड़ा गिना चुना नाम है इसमें द्विघातीय समीकरण को हल करने में। तो अब हम आते हैं कि द्विघातीय समीकरण होता क्या है। तो द्विघातीय समीकरण, जैसे कि द्विघातीय बहुपद के बारे में आप जानते हैं, तो द्विघातीय बहुपद को अगर शून्य के बराबर कर दिया जाए तो वो द्विघातीय समीकरण होता है। तो चर x में एक द्विघातीय समीकरण या उसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का होता है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात नहीं होगा। तो ये 0 नहीं होगा, और a, b और c क्या होंगी, वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर होंगे। उदाहरण के तौर पे 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0 एक द्विघातीय समीकरण है ना, क्योंकि इसका दो घात और इक्वल टू 0 है। अर्थात कोई भी समीकरण px इक्वल टू अगर 0 है, जहाँ px की घात 2 है, एक बहुपद है, उसे द्विघातीय समीकरण कहा जाता है। तो आइए इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर हम 0 के बराबर करें तो ये px मान के, यानी कि x² 2 का 4 और x प्लस 2 यानी कि 4x इक्वल टू 0, ये भी एक द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। अच्छा, इस प्रकार के x² माइनस 2 को भी हम इक्वल टू 0 करें तो ये भी एक द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर प्रकार की जिनकी घात 2 हो वो द्विघातीय समीकरण होता है। हमें बस ये चेक करना है कि वो इस फॉर्मेट में हमेशा ही होना चाहिए, जहाँ a 0 के बराबर ना हो और a, b और c रियल नंबर हो या वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो आइए अब हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो अभी हम इस पे एक सवाल देखते हैं। तो निम्न स्थितियों को गणितज्ञ रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब कि इनका गणितज्ञ फॉर्मेशन करके बताइए। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि दोनों के पास कंचों की संख्या मिलाकर कितनी है, 45। यानी एक के पास कुछ है और दूसरे के पास कुछ है, दोनों को मिलाया तो 45 होना चाहिए। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों के उसमें से 5-5 कंचे गायब हो जाते हैं। अब उनके पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल कितना है, यानी कि जो बचे हुए कंचे उनको अगर गुणा किया जाए तो क्या आएगा, 124। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये नहीं निकालेंगे कि कितने कितने कंचे थे, हमें सिर्फ इसका क्या वो निकालना है, गणितज्ञ रूप व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं जैसा कि अभी आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण करके आए हैं, वहाँ पर भी आप जैसे इनको बनाते थे थोड़ा सा वैसे ही करना है। तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x, और बचे हुए कंचे यानी कि जीवंती के पास कितने रह जाएंगे, दोनों की संख्या मिला के कितनी थी, 45, यानी जीवंती के पास बचे कितने,
45 में से जॉन की संख्या गायब की जाएगी तो वो जीवंती के कंचों की संख्या हो जाएगी। तो जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद कितने कंचे बचेंगे? x में से 5 खो जाएंगे। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x में से 5 उससे भी खो जाएंगे, यानी कि 45 में से 5 गए तो 40 माइनस x जीवंती के पास। तो अब हमें एक चीज़ और दे रखी है कि उनका गुणनफल कितना है? 124, यानी कि x माइनस 5 और 40 माइनस x को अगर गुणा किया जाएगा तो 124 के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को गुणा करने पे हमें क्या मिला? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। अच्छा, ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है आप लोगों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पर, 124 हमें दिया हुआ है, पर इस 124 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो भी यानी कि माइनस 124 करूँगा तो 0 तो आ ही जाएगा। तो ये भी एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। अब इसी चीज़ को हम उठा के यहाँ पर ले आए, तो यहाँ से प्लस का इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। 200 और 124 दोनों माइनस के हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 200 और 124 प्लस किया तो 324। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अच्छा, ये माइनस का साइन है तो हमने क्या किया, इस पूरे को उठा के मल्टीप्लाई -1 कर दिया। -1 से गुणा करने पे क्या हुआ, -1 से इसको किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का साइन, और 45 में 1 से गुणा किया तो 45 ही रह गया। फिर -1 से माइनस को किया तो प्लस, और 324 को 1 से किया तो 324। 0 को किसी भी चीज़ से करोगे तो वो 0 ही होता है। तो हमारे पास आखिर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा द्विघातीय समीकरण। अब इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो इससे हमें यह आ जाएगा कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी जो कि संतुष्ट करेगी समीकरण को। ठीक है बेटा, तो हमें सिर्फ ये गणितज्ञ फॉर्मूला गणितज्ञ रूप बनाना था, तो हमने बना लिया। इसी प्रकार हम एक और अभी उदाहरण देखेंगे। उदाहरण का एक और है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन का निर्माण अगर घटा दिया जाए तो एक खिलौने की मूल्य आ जाता है। तो माना उस दिन का निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है, x। ठीक है, क्योंकि इसी को 55 में से घटाना है, तो इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, यानी कि एक खिलौने का निर्माण कितने रुपए में हुआ, 55 में से x को घटा दिया तो हमारे पास एक खिलौने का निर्माण आ गया। अतः उस दिन कुल निर्माण में लागत, अब उसने कहा कि कुल निर्माण कितना हुआ, यानी कि जितने खिलौने बने और जितने पैसे लगे, यानी कि x इंटू, क्योंकि x क्या है, एक का लागत है, तो ये हमने गुणा कर दिया। तो x को 55 से किया तो 55x माइनस x, तो x स्क्वायर 750, ये 750 के बराबर हमें कुल निर्माण की लागत दी हुई है 750 रुपये। तो 55x और माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस ये इधर आ गया तो माइनस 750। अब फिर वही हमने यहाँ पर इंटू -1 कर दिया, क्योंकि हमें ये माइनस हटाना है, तो ये हो गया -1 इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस 750। तो अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या द्विघातीय समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है, यानी कि ये आपका द्विघातीय समीकरण बन गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि द्विघातीय समीकरण पहचानते कैसे हैं, तो उसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जांच कीजिए कि निम्न द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, तो अब हमें पता करना है। तो पहला देखते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, 2x माइनस 3 के। अच्छा, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो पहले हम बायां पक्ष देखेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर से खोलेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और प्लस 1 तो था ही, तो 4 प्लस 1 5, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हो गया हमारा बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष के बराबर रखना है इसे, यानी कि अगर इस चीज़ को हम रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये चीज़ इधर ले आएंगे क्योंकि हमें समीकरण करना है, तो बराबर 0 के होना चाहिए, ये उठ के यहाँ आएगा, यानी माइनस 4x माइनस 2x। इसके बीच में चाहे तो आप एक स्टेप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 4x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, और साइन बड़े के पास माइनस का है तो इसीलिए माइनस का साइन, तो 4 और 2 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0।
ये चीज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के प्रकार की है, तो अतः दिया गया समीकरण क्या है? द्विघातीय समीकरण है। ठीक है बेटा, इससे हमने पहचान लिया कि ये द्विघातीय समीकरण। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अगला। तो हमारे पास क्या है? x गुणा में x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। चूँकि बायां पक्ष देखेंगे तो x को इधर किया तो x स्क्वायर, x को प्लस 1 से किया तो x और प्लस 8, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। इसी प्रकार दायां पक्ष अगर आप देखोगे तो वो क्या है? x प्लस 2 x माइनस 2। आपको याद होगा a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। उसी प्रकार x प्लस 2 x माइनस 2 यानी x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो दायां पक्ष क्या है? x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर उठ के यहाँ पर जब आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 8 प्लस ये माइनस का इधर आके प्लस। अच्छा, ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या है? एक्स प्लस 12। अच्छा, ये देखो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा रैखिक समीकरण। तो यानी कि ये हमारा द्विघातीय समीकरण नहीं हुआ, इस प्रकार का नहीं है, तो यानी कि इसीलिए दिया हुआ समीकरण एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो बहुत सी बार आपको देखने पे, जैसे यहाँ देखने पे हमें क्या लग रहा था कि ये तो हो सकता है द्विघातीय समीकरण, पर जब हमने इसे पूरा हल किया तो हमारे पास रैखिक समीकरण बचा जो कि द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो इसीलिए आपको पूरा सॉल्व करना है, तभी आप बताएंगे कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। उसके बाद तीसरा वाला, x गुणा में 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा? x 2x से किया तो 2x स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x। तो इसी प्रकार बायां पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर रखा, तो यहाँ 2x स्क्वायर है या x स्क्वायर है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर इसको और देखना चाहें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x में से x गया तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये इसके ax स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म में है, तो इसीलिए ये द्विघातीय समीकरण है। अब हम देखेंगे अगला। अब यहाँ देखिए, पहली नज़र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी घात है? 3 की घात है। तो अब आप यहाँ पर देख के ये नहीं कहेंगे कि ये द्विघातीय समीकरण नहीं है, हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये a प्लस बी का क्यूब की तरह खोलेंगे हम, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। 2 का क्यूब 8 होता है। ये बाएं पक्ष को हम दाएं पक्ष के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर अब आपने देखा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, यानी बचा क्या? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। और इसको और सरलता से लिखें तो 6 सब में से कॉमन निकल आएगा, यानी कि बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर 6 को आप बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप हमेशा ये याद रखिए कि 6 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो यानी कि ये पूरी चीज़ 0 के बराबर होगी, इसीलिए हमने इसको 0 के बराबर लिखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये इस प्रकार के समीकरण है, तो यानी कि ये भी क्या होगा? द्विघातीय समीकरण। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर घात 3 थी, लेकिन बाद में क्या बन गई? द्विघातीय समीकरण। तो ये याद रखना है कि बिना सॉल्व किए आप नहीं बताएंगे कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, आप पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। इसी प्रकार यहाँ वाले को भी याद रखेंगे। यहाँ पर भी देखिए, पहली नज़र में देखने पे आपको क्या लग रहा था यहाँ पर कि ये तो द्विघातीय समीकरण होगा, पर इसको जब आगे सॉल्व किया तो हमारे पास रैखिक समीकरण है। तो ये सब चीज़ें सॉल्व करने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। ठीक है प्रकृति, तो हमारे उदाहरण समाप्त होते हैं। अब आपको प्रश्नावली 4.1 करनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि आपको बताना है कि द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो आप उसे पूरा हल करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। किसी भी कठिनाई पे आप मुझसे उचित माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।